हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज से हम यहाँ पर टीचिंग नेचुरल साइंस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के चैप्टर को स्टार्ट। क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार आता है। आपने चाहे DSSB की भी हिस्ट्री देखी होगी या आपने बीपीएससी की हिस्ट्री देखी होगी, तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर इतने इजी वे में मैं समझाऊं जिससे कि आप अगर एनसीईआरटी खोलते हैं खुद से तो आपको चीजें समझ में आए। प्लस आपको इसका फ्री हैंड रिटन नोट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं वो पूरा नोट्स आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो आप जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और भर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम रेगुलरली क्लासेस करते हैं। रोज सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाता है। तो #10 का डोज आपको लेना होता है जब तक कि आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता। साथ ही साथ सैटरडे को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एवरी सैटरडे आपके साथ लाइव आऊं और लाइव में हम जो भी वीक में पढ़ेंगे उसका मैं आपको टेस्ट दूं। तो चलिए आइए सीधा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो आपको इतनी एश्योरिटी दे रही हूँ कि यहाँ पर आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका बीपीएससी वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है जहाँ पर एनसीईआरटी स्कोर का कंटेंट पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पर कवर अप होंगी। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है आपकी प्राणी जगत, यहाँ पर एनिमल किंगडम की हम बात कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम मतलब कि अगर किसी जो प्राणी है, जो जंतु है, इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी गई इस पूरे किंगडम में। जब एनिमल किंगडम की हम पूरी बात करेंगे, हर एक ग्रुप्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात ये है आपकी कि ये जो एनिमल्स है इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ। तो ऐसा बोला गया कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि जितने भी एनिमल्स थे तो उनका जब धीरे धीरे जब डिस्कवरीज होना स्टार्ट हुई, लोगों ने खोजना स्टार्ट किया, तो ये समझ में आया कि बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इस प्रजातियों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाए, किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, तो उसका एक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर अपना DSSB का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक ग्रुप में है। इसी जगह पे अगर बीपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो दूसरे ग्रुप में है। अगर कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है सीटेट की, तो वो दूसरे ग्रुप में है। तो इसका मतलब कि हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, बेसिस वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का एग्जाम। इसी तरह से यहाँ पर जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया तो ये सोचा गया कि इसको किस हिसाब से वर्गीकृत किया जाए। तो बहुत तरह के बेसिस को सोचा गया। पहले सिंपल ये सोचा गया कि जैसे अगर एक मानव है तो मानव में भी 2 आंख 2 कान और फिर उसका भी पाचन तंत्र है, उसका भी उत्सर्जन प्रणाली है। तो ये सारे जो भी सिस्टम्स है तो इनका क्या है कि सब चीज में तो सेम है, पर फिर भी मैं एज अ इंडिविजुअल आपसे अलग हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल अपनी मदर से अलग हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल अपने फादर से अलग हूँ। तो इसका मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया इसी बेसिस के हिसाब से। तो मेरे अंदर तो कुछ डिसिमिलैरिटीज है, मतलब मैं अगर मैं पूजा हूँ तो मैं दूसरी पूजा से भी अलग हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। पर यहीं पे कुछ ऐसी समानताएं हैं मेरे अंदर कि मैं पूजा हूँ तो जो दूसरी पूजा है उसकी भी 2 आंखें हैं। मैं पूजा हूँ, मेरे अगर बाल हैं काले तो उसके भी बाल काले हैं। मेरे पास हाथ और उंगलियां, ये मतलब पंजा पूरा है तो उसके पास भी है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हो गए और कुछ सिमिलैरिटीज हो गई। तो यही बेसिस रखा गया क्लासिफिकेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारा ये समझना कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स का क्या था, डिस्कवरी होती चली जा रही थी। तो अगर नए नए ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती चली जा रही है तो उनको कहीं ना कहीं रखना जरूरी है, अदरवाइज सब तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि हमको उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा। दूसरी बात की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस कैसे, जैसे मेरे में और दूसरे में अलग डिफरेंस, या मेरे में कुत्ते में अलग डिफरेंस। तो क्या हो गया, तो ये तो हो गई अलग, मतलब जो कि विभिन्नता हो गई। अब कुछ समानताएं हैं जो कि कॉमन है। अब कॉमन क्या हो सकती है, जैसे कि मेरे अंदर जितने भी कोशिकाएं प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या,
मेरे फादर के अंदर भी प्रेजेंट है सेल्स, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और मल्टी नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। तो इसी तरह से अब ये बेसिस रखा गया जो कि कॉमन था। जैसे कि एक अगर बैक्टीरिया है तो वो क्या, वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है कि सिंगल सेल है कि मल्टी सेलुलर है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन जो फीचर्स हैं उनको लेकर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहली बात है कि देखा गया कि सेल्स, कि नंबर ऑफ सेल्स का मतलब एक किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। उसके बाद देखा गया कि उसकी बॉडी सिमेट्री, उसकी शारीरिक सममिति क्या है। मतलब बॉडी सिमेट्री, अगर मुझे इक्वल इस तरीके से मेरे को हाथी में काट दिया जाए तो मेरा राइट पार्ट और मेरा लेफ्ट पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं कहीं क्या किया गया, जैसे एक सर्किल है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सर्किल की शेप में है, अब उसको मैं कट करूंगी त्रिज्या के हिसाब से, तो मैं किसी भी हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में त्रिज्या इस तरह से काटूंगी, चाहे मैं इसको डायमीटर इस तरीके से काटूं, चाहे मैं वर्टिकल काटूं, चाहे मैं स्लांट लाइन से काटूं, तो हर बार त्रिज्या के अकॉर्डिंग अगर कटेगा, त्रिज्या की लाइन से अगर कटेगा कोई भी सर्किल में, तो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कि सिमेट्री के हिसाब से भी देखा गया। और कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, जैसे कि अगर उनको काटा गया तो वो एसिमेट्रिकल आए। एसिमेट्रिकल मतलब कि अब उसमें क्या था, उसमें राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट एकदम भिन्न था। जैसे कि अगर पी है, पी की लेटर को बीच से कट करेंगे तो क्या उसके ऊपर ओवरलैप होगा, नहीं होगा। इसी जगह पर अगर टी को ओवरलैप करना चाहेंगे तो टी ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिमेट्री है। तो इसका फिर अगला बेसिस देखा गया कि बॉडी सिमेट्री। फिर नेचर ऑफ कोलम देखा गया, प्रगुहा की प्रकृति अभी हम समझेंगे। फिर देखा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हर एक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का है, किसी में डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी में नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड। फिर देखा गया सर्कुलेटरी सिस्टम की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, हमारा कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है और वापस आ रहा है इस तरीके से। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा गया किस तरह से उसमें कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि डेवलप हो गए हैं, कि प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं डेवलप हो चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फिर देखा गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि उनमें प्रजनन की प्रवृत्ति किस तरह की है, अलैंगिक है कि लैंगिक है, कि किस तरह से वो प्रजनन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये सारे जो थे कॉमन फीचर्स थे जिनके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अब इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक बहुत फनी वे में एक निमोनिक्स मैंने बनाया है, और उस निमोनिक्स में जितने भी यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं फाइलम्स, पॉरीफेरा, पोलेंट्रेटा, टेनोप्थोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर एस्केलहेल्मिन्थिस, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकानोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा। तो ये सारे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो फाइलम्स हैं, इसके आपको नाम किस तरह से याद रखने होंगे, इसको आपको मैं निमोनिक्स के फॉर्म में आपको जो है वो नेम जो उसको याद करवाऊंगी। जैसे कि पॉलीफेरा है, ठीक है, पी हो गया इसका इनिशियल, पोलेंट्रेटा का सी, फिर आपको टेनोफोरा का सी, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस का पी, फिर एस्केलहेल्मिन्थिस, फिर एनालिडा, फिर ऑर्थोपोडा, इस तरीके से। तो अब देखो याद कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या है, देखो अब कुछ कुछ वर्ड्स को हमको लेना है। जैसे कि पॉलीफेरा का पूरी, तो पूरी का हो गया मतलब पूरी, पूरी। फिर कॉलेंट्रेटा का कॉलोनी, तो यहाँ पर इसका वर्ड हमने ले लिया कॉलोनी। ठीक है, फिर टेनोफोरा का ले लिया हमने फोड़ा। ठीक है, फोड़ा। तो अब क्या बन गया, पूरी कॉलोनी फोड़ा। तो हमारा क्या बन गया, पहला पूरी कॉलोनी फोड़ा क्या हो गया, पॉलीफेरा, कॉलेंट्रेटा, और सी उसमें साइलेंट होता है तो सी से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर आपका टेनोफोरा, तो पूरी कॉलोनी फोड़ा। फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केलमेंथिस। अब पूरी कॉलोनी फोड़ा, तो कॉलोनी में क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लैट्स को फोड़ा और फ्लैट में क्या कर दिया, आग लगा दी। कॉलोनी को फोड़ा और फ्लैट में आग लगा दी, ऐश कर दिया, मतलब ऐश हो गया, ऐश आग लगा दी। तो क्या हो गया, इसको देखो एज सच लाइन वाइज ही आपको इसको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, पूरी कॉलोनी फोड़ा, फ्लैट, और क्या लोग उसमें कर दिया, जो पूरी कॉलोनी फोड़ा तो फ्लैट में आग लगा दी, ऐश लगा दी। ठीक, तो पॉलीफेरा, फिर कॉलोनी का कॉलेंट्रेटा, फिर फोड़ा का टेनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस का फ्लैट का प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर आपका एस्केलहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे एनालिडा। अब यहाँ तक तो कॉलोनी को फोड़ दिया और आग लगा दी। ठीक है, कॉलोनी को फोड़ा और आग लगा दी। अब क्या करेंगे, एनालिडा मतलब आंटी, आरती, माला, इलायची, हमको छोड़ो। तो एक आंटी आई, वो क्या बोली, आंटी आई बोली थाली, माला। देखो आंटी, अन्नी से क्या हो गया, आंटी हो गई, यहाँ पर ये आपकी हो गई आंटी।
ठीक है, आंटी, आरती, आर्थो से क्या हो गया यहाँ पर आरती हो गई। ठीक, फिर मोलस्का से क्या हो गया माला हो गया, मोला से मतलब माला हो गया। एकाइनोसिडर्मेटा से क्या हो गया ये आपका इलायची हो गई। फिर हेमिकॉर्डेटा से क्या हो गया कि हमको, हमको, फिर कॉर्डेटा से क्या हो गया छोड़ दो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया कि पूरी कॉलोनी को क्या किया, पूरी कॉलोनी को फोड़ा, पूरी कॉलोनी को फोड़ा, फ्लैट को ऐश में बदला, जो फ्लैट्स थे उनको ऐश लगा दी, आग लगा दी, वो एकदम राख में बदल गए। फिर एनालिडा से क्या हो जाएगा आंटी, आरती, थमाला, इलायची, हमको छोड़ो, मतलब आंटी आई और आरती वाला माला फूल लेकर आई और क्या बोल रही है, इलायची खा लो, माला पहन लो और क्या करो, हमको छोड़ दो। तो एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसी के बाद आप पूरे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए हैं, इन ब्लॉक्स को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला ब्लॉक हो गया आपका ए, दूसरा ब्लॉक हो गया आपका बी, तीसरा ब्लॉक हो गया सी, फिर हो गया डी। तो यहाँ पर जो ए ब्लॉक है आपका, ये हो गया आपका ए ब्लॉक, ये हो गया आपका बी ब्लॉक, ये हो गया आपका सी ब्लॉक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ठीक है, तो ए ब्लॉक में क्या है हमारा पॉरीफेरा है, फिर पहला एक लिया फिर दो ले लिया, तो टेनोफोरा और आपका कोलेंट्रेटा। ठीक है, फिर सी ब्लॉक में क्या आ जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस। नाम देखो एक दो बार पढ़ोगे तभी आएगा, सिर्फ सुन लो एक बार, फिर एक बार रिपीट करके सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है डी ब्लॉक में क्या होता है सारे हो गए। तो मतलब कि हमने किस तरह से ब्लॉक बनाया, पहला, फिर दूसरा, दूसरे में 2 और 3 ले लिया, फिर 4 और 5 ले लिया और फिर बाकी बचे हुए सारे, मतलब पहला अकेला था 2 3 4 5, 2 3 4 5 और ये सारे बचे हुए इसमें आ गए। तो पहला खाली था, फिर दो दो के ग्रुप में थे और फिर बाकी बचे हुए सब में थे। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गया ना किस तरह से हमने बोला कि पूरी कॉलोनी को फोड़ा, फिर क्या था फ्लैट का, प्लेटीहेलमिन्थस वाला था, फिर फ्लैट एस्केलमिन्थस, तो ऐश हो गया, आग लगा दी। फिर अन्नी आई, अन्नी क्या बोली, आरती, अन्नी आरती की थाली लेकर आई, आरती माला, आरती माला, इलायची खा लो भाई और हमको छोड़ दो। तो ठीक है, तो ये आपको सीरीज याद रखनी है। ये ए ब्लॉक हो गया, ये बी ब्लॉक हो गया, ये सी ब्लॉक हो गया और ये डी ब्लॉक हो गया। यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए आप देख लेते हैं क्या क्लासिफिकेशन आपका किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया था, अब इसको हमको डीप पढ़ना है विद एग्जाम्पल्स हमको देखना है, और ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखा गया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन का स्तर क्या था। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का एनिमल्स में संगठन का स्तर देखा गया कि जो स्तर है मतलब संगठन है जिसमें सेल्स किस तरह से संगठित है, किस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो पहला देखा गया सेल्यूलर लेवल। अब सेल्यूलर लेवल मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी कि सेल से मिलकर बनी होगी वो बॉडी, कोई ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या था सेल्यूलर लेवल। फिर सेल से मिल मिलकर क्या बने थे टिश्यूज। अगर ये सेल है तो सेल से मिल मिलकर क्या बन जाएंगे, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, ये आपके टिश्यूज हो जाते हैं। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। और जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं एक साथ तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि स्टमक है तो स्टमक में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है और वो ऑर्गन्स मिलकर क्या काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स कैसे कि आपका पैंक्रियाज अलग है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, पर ये सारे जब सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं और सिस्टम का नाम हो गया जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अब जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आवश्यकता पड़ेगी, देखो सेल्यूलर लेवल पे हमने क्या करा, ए लिखा। ठीक है, फिर हमने देखा टिश्यू लेवल पे बी लिखा, फिर हमने सी लिखा, फिर हमने डी लिखा। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी सी डी आपका हर एक लेवल एक ब्लॉक को बिलोंग करता है। इसका मतलब ए क्या हो गया, सेलुलर लेवल पे कौन आए, हमारे पोरिफेरा आए। पोरिफेरा मतलब स्पॉन्जेस आए। जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या हो गए, अभी एक एक करके एक एक इसका जो फीचर्स है मैं आपको समझाती जाऊंगी और आई होप मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो सेलुलर लेवल क्या हो गया आपका, ए हो गया, इसका एग्जाम्पल पोरिफेरा। ठीक है ना, ए सिर्फ आपको ब्लॉक्स याद रखने हैं। यहाँ पर देखो ब्लॉक्स याद करने से बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ए ब्लॉक में पोरिफेरा, बी ब्लॉक में दोनों आ जाएंगे, सी ब्लॉक में ये दोनों आ जाएंगे, डी ब्लॉक में सारे आ जाएंगे। ठीक है, और एक्सेप्शंस भी है वो मैं आपको अलग अलग बताती चलूंगी। तो पहला आपका सेलुलर लेवल में ए ब्लॉक आ गया,
टिश्यू लेवल पे बी ब्लॉक मतलब कि आपका जो दूसरा था, पहला क्या था, ये पॉलीफेरा, कोलेंट्रेटा और टेनोफोरा, तो टेनोफोरा और कोलेंट्रेटा दोनों आ जाएगा बी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में क्या आ जाएगा आपका, फिर फ्लैट में आग लगाई तो प्लेटीहेलमिंथस और एस्केलमिंथस दोनों आ गए इसमें सी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्या हो गया आपका, बाकी बचे हुए सारे आ गए, ठीक है। एनालिडा से जो आंटी आई आरती की थाली लेकर, माला लेकर, इलायची लेकर हमको छोड़ दो करके, ठीक है। तो छोड़ दो, लास्ट में क्या हो गया, पोर्डेटा। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में आपका लास्ट वाला आ गया डी ब्लॉक। अब देखो एक्सेप्शन क्या है कि एस्केलमेंथस जो था वो, जो कि आपका एस्केलमेंथस जो कि आपका यहाँ पर सी ब्लॉक में था, ये यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल नहीं होता है, ये एग्जाम्पल हो जाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी बात होती है क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। समतिथि के हिसाब से किस तरह से जो क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ होते हैं एसिमेट्रिकल, कुछ होते हैं रेडियल, कुछ होते हैं बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल मतलब कैसे कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसको चाहे मैं ऐसे कट करूं, चाहे ऐसे कट करूं, चाहे ऐसे कट करूं, मुझे कभी भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। मतलब एक साथ अगर मैं इसको ओवरलैप करके रखूंगी तो कभी भी वो ओवरलैप होकर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, पॉलीफेरा मतलब स्पॉन्जेस की बात हो गई। ए ब्लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर से, तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। रेडियल सिमेट्री मतलब कि रेडियस, त्रिज्या के हिसाब से। अब अगर एक सर्किल है, एक सर्किल है, अब इसको मैंने इस तरह से कट किया तो भी ये 2 इक्वल हाफ में होगा। अगर मैंने इसको इस तरह से कट किया, ये भी 2 इक्वल हाफ में होगा। इसको इस तरह से कट किया तो भी 2 इक्वल हाफ में होगा। इसको इस तरह से कट किया तो भी 2 इक्वल हाफ में होगा। इसका मतलब कि रेडियस के हिसाब से, त्रिज्या के हिसाब से अगर मैं कटिंग कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, 2 इक्वल हाफ में कट हो जा रहा है। तो ये रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आपका ब्लॉक नंबर बी आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। पहले में ए ब्लॉक, दूसरे में बी ब्लॉक, पहले में इधर भी ए ब्लॉक, दूसरे में बी ब्लॉक, ठीक है। पहले में यहाँ भी ए ब्लॉक, यहाँ पे भी, दूसरे में बी ब्लॉक। तो मतलब आपका एसिमेट्रिक एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जेस मतलब पॉलीफेरा, और बाकी बचे हुए बी ब्लॉक के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके रेडियल सिमेट्री में। और एक्सेप्शन आ जाता है इसमें आपका एकाइनोडर्मेटा, ये रेडियल सिमेट्री इसमें होती है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। मार्कर लीक हो जाता है हर बार। नेक्स्ट बात आ जाती है बाइलेटरल सिमेट्री मतलब द्विपार्श्व समस्थिति। तो द्विपार्श्व समस्थिति में कैसे जाएगा, मतलब ये मेरे पास मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या फॉर एग्जांपल मैं इसमें इस तरह से कर कुछ बना दूं, इस तरह से इसी शेप, तो मैंने इसको 2 इक्वल हाफ में किया, तो ये दो इधर का भाग और इधर का भाग क्या होगा, एक दूसरे में ओवरलैप करेगा। मतलब राइट भाग और लेफ्ट भाग क्या हो जाएगा, एक दूसरे का समान हो जाएगा। मतलब बाइलेटरली राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, जैसे कि मैं राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाते हैं, सी और डी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। पहले वाले में क्या एग्जाम्पल था, ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास 4 ब्लॉक्स, 4 उसका लेवल था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। दूसरे वाले में हमने जब देखा सिमेट्री के हिसाब से, अब वहां देखा गया कि पहला एसिमेट्री, फिर रेडियल, फिर आपकी सॉरी बाइलेटरल। तो एसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, ए ब्लॉक, फिर आपका रेडियल में बी ब्लॉक, फिर बाकी बचा हुआ सी और डी इसमें आ जाएगा। एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया एकाइनोडर्मेटा जो कि आपका बी ब्लॉक में है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, जर्म लेयर। जर्म लेयर के हिसाब से ये देखा गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो जर्म लेयर जैसे कि आपकी देखो, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि जर्म लेयर नहीं पाई जाती, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्पॉन्ज, ठीक है ना, स्पॉन्ज जो कि आपके पॉलीफेरास है, ठीक है, स्पॉन्ज हो गया। अब नेक्स्ट बात आ जाती है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही क्लियर है, डिप्लो डाई मतलब ऐसी लेयर्स होंगी जिसमें 2 लेयर, मतलब ऐसी कुछ होगा, कुछ भी ऐसा होगा जिसमें 2 लेयर्स होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि कुछ भी ऐसा होगा जिसमें 3 लेयर्स होंगी। अब कुछ भी ऐसा क्या, मतलब ऐसी जर्म लेयर्स होंगी जो कि 3 लेयर से बनी होंगी, और ऐसी जर्म लेयर्स होंगी जो कि 2 लेयर से बनी होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या हो जाता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली, मेसोडर्म मतलब बीच वाली, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली। द्विकोशिक संगठन और द्विकोरिक संगठन और आपका त्रिकोरिक संगठन। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो सेल्स होती हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है डिप्लोब्लास्टिक में, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब यहाँ पर मेसोडर्म लेयर जो होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया क्या होती है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो कि मेसोडर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और क्या हो जाता है उसका नाम मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया कहाँ पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक में आपके
पाई जाती है, जहाँ पे 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, पहला एक्टोडर्म फिर एंडोडर्म। एंडोडर्म अंदर वाली, एक्टोडर्म बाहर वाले, नाम से ही क्लियर है। बीच की जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ट्रिप्लोब्लास्ट क्या हो जाती है, जहां पर जो सेल्स है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया, इसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होती। बी एग्जाम्पल हो जाता है आपका, जिसमें आपको डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलते हैं। बाकी सी और डी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो वापस से आ जाओ, वापस से पहले वाले पे हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हमने देखा सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम। ए बी सी डी हमने इजिली कर लिया। यहाँ पर एक्सेप्शन था एस्केलमेंटिस, जो कि लास्ट वाले में हमने डाल दिया। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा सिमेट्री। सिमेट्री के हिसाब से पहला एसिमेट्रिकल, फिर आपका रेडियल और फिर आपका बाइलेटरल। अब यहाँ पर क्या थे, तीन ही क्लासिफिकेशन थे। तो ए बी कर दिया एक में और सी और डी नीचे रख दिया, हो गया। अब आ जाओ वापस से जर्म लेयर पे। जर्म लेयर पे क्या था, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ए वाला हो गया हमारा भाई, जिसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होती। यहाँ पर बी हमने इसमें पुट कर दिया, सी और डी वापस से इसमें पुट कर दिया। तो इसका मतलब कि जो भी जिसमें भी 1 2 3 अगर क्लासिफिकेशन का हिसाब है तो ए बी अलग अलग आ जाएंगे, सी और डी एक में आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मैं बाकी बचे हुए 3-4 क्लासिफिकेशन इसमें लिख देती हूँ, उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम डीपली पॉलीफेरा, फिर डीपली हम सारे, मतलब जिसमें पॉलीफेरा के बाद आपको क्या आता है, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने कि पूरी कॉलोनी को फोड़ा। तो पॉलीफेरा के बाद क्या था, कॉलोनी, कॉलेंट्रेटा, फोड़ा तो टेनोफोरा। ठीक है, इस तरह से हमको याद हो जाएंगी चीजें अगर हम चीजों को समझेंगे भी और निमोनिक के फॉर्म में। तो अब बाकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि आपका प्रश्न जो है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड है क्या एक्चुअल में, तो जैसे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो नोटोकॉर्ड होता है, और ये आपके कॉर्डेट्स में पाया जाता है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ये जब एक डेवलपिंग फीटस होता है उसमें भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और ये धीरे धीरे डेवलप होकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर बात आती है नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड कहाँ से डेवलप होता है ये पूछा जाता है, तो कौन सी लेयर से नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, तो ये लेयर हो जाती है मीजोडर्म लेयर, मतलब कि एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो लेयर कौन सी हो गई जहां से नोटोकॉर्ड निकलता है, मीजोडर्म से रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये आपकी ऊपर एंडोडर्म, फिर यहाँ पर ये हो गई आपकी मीजोडर्म, और फिर ये हो गई एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ से मीजोडर्म से रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है किसमें, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा तो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, और एब्सेंट होगा तो किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका कि पॉलीफेरा से एकानोडर्मेटा जो होते हैं, मतलब फिर याद करो, पॉलीफेरा मतलब कि पूरी कॉलोनी को फोड़ा, तो पूरी कॉलोनी को फोड़ा, पॉलीफेरा, कॉलेंट्रेटा, फोड़ा, डेनोफोरा, फ्लैट में आग लगाई, फ्लैट में ऐश लगाई, प्लेटिहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस। फिर क्या था, आंटी आई, अन्नी आई, आरती और माला, आरती हो गई, अन्नी, एनालिडा, आरती, आर्थ्रोपोडा, माला, मोलस्का, एकानोडर्मेटा इलायची लेके आई और बोली हमें, हेमी, हमें छोड़ दो, कॉर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पॉलीफेरा से एकानोडर्मेटा, मतलब पॉलीफेरा से एकानोडर्मेटा कहाँ गया, यहाँ तक क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या, बॉडी कैविटी या आपके कोलम। तो बॉडी कैविटी या आपके कोलम जो प्रगुहा होती है, ये जैसे एक तरह से ये क्या होती है एग्जैक्टली ये समझो। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक जैसे ये आपका हो गया, ये गट की वॉल हो गई, और ये बाहर की जो वॉल होती है ये आपकी बॉडी वॉल हो गई, और इसके बीच का स्ट्रक्चर होता है ये, आप ये इसको बोल सकते हैं, ये हो गया आपका कोलम, COELOM। ठीक है, तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी होती है, ये बॉडी कैविटी, इसको ही कोलम बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्या, जिसमें ये प्रेजेंट है इनको कोलोमेट्स बोलते हैं, जिनमें ये एब्सेंट है ये ओकोलोमेट्स हो जाते हैं, अगुहाई हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें प्रेजेंट होंगे कोलोमेट्स मतलब आपके प्रगुही हो जाएंगे, और जिनमें एब्सेंट होंगे वो अगुही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म होता है जिसमें कि ऐसा लगता है झूठ, जैसे कि फॉल्स प्रेगनेंसी होती है, ऐसा फील होता है, चीजें टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है कि प्रेग्नेंट है, पर वो प्रेगनेंसी फॉल्स प्रेगनेंसी होती है, उसको स्यूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसी तरह से स्यूडो
कोलोमेट्स मतलब कि फॉल्स, मतलब ऐसा प्रतीत होता है पर एग्जैक्टली वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब बॉडी वॉल और गट की वॉल के बीच की जो ये सब लाइनिंग होती है, ये मेसोडर्म की बनी होती है। तो इसके बीच में जो लाइनिंग होती है ये इस तरह से, तो ये हो जाती है, ये मेसोडर्म की ये बनी होती है। तो यहाँ पर क्या है, लाइनिंग प्रॉपर होती है, ठीक है, किसमें, आपके कोलोमेट्स में। जो आपके कोलोमेट्स है इसमें ये लाइनिंग जो होती है मेसोडर्म की प्रॉपर होती है। पर जो फॉल्स है, जो फॉल्स है मतलब कि जो झूठा है, जो स्यूडो है, झूठा है, झूठ बोल रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरह से नहीं पाए जाते। इंस्टेड यहाँ पर पैचेस से दिखते हैं, किसके, मेसोडर्म के, ये पैचेस से होते हैं। तो ये पैचेस के कारण ही इनको क्या बोल देते हैं, स्यूडोकोलोमेट्स। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म से नहीं बल्कि स्कैटर्ड पैचेस से बॉडी कैविटी जो होती है वो लाइन होती है, इसीलिए इनको स्यूडोकोलोमेट्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस इसका एग्जाम्पल है। एस्केलमेंथिस के आपके एग्जाम्पल्स आपको कई जगह आपको अलग सा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो ये आपको हर जगह याद करना होगा। इसमें भी एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल आया, ठीक है। तो बॉडी कैविटी समझ में आई। कोलम क्या होता है, कोलम की वो जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग को मेसोडर्म उससे लाइन करता है, उसको बोलते हैं आपका कोलम। तो मतलब कि ऐसी लाइनिंग जो कि मेसोडर्म की होती है और बॉडी कैविटी के ऊपर वो लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसको ही कोलम बोलते हैं। तो क्या होता है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, इसको हम कोलम बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोलम या एब्सेंट होता है कोलम, जो कि अब प्रेजेंट है तो यहाँ पर कोलोमेट्स हो गया, एब्सेंट है तो एक कोलोमेट्स हो गया, और ऐसा है कि फॉल्स है कि भाई झूठा लग रहा है, अब मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है प्रॉपर, इंस्टेड क्या है, पैचेस प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके फॉल्स हो जाते हैं, स्यूडोकोलोमेट्स हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल हो जाता है ए एस्केलमेंथिस। अब देखो एग्जाम्पल्स हमें हर स्टेप पे याद करने हैं। तो यहाँ ऊपर प्रेजेंट वाला डी वाला पोर्शन हो गया, डी वाला पोर्शन हमारा यहाँ से था, नीचे था, पूरा था, एनालिटा से अन्नी से था, अन्नी आरती की थाली लाई, माला लाई, इलायची लाई, और क्या बोली, हमको छोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, डी वाला, एब्सेंट, एब्सेंट वाले क्या होगा, सी वाले, ठीक है। सी जो क्लास सी में है, मतलब ग्रेड सी में है, वो एब्सेंट है, इस तरह से याद कर लो। तो एक कोलोमेट्स हो गए, सी वाला एग्जाम्पल क्या था हमारा, प्लैटीहेलमिंथस और एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस इसमें नहीं आएगा क्योंकि एस्केलमेंथिस आपका एक्सेप्शन हो गया स्यूडो में। तो सी वाले में सिर्फ आपका फ्लैट वाला आया, ठीक है। फ्लैट में क्या थे, लोग एब्सेंट थे, इस तरह से याद करो, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सबको हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं, बस हमारा खत्म हो गया सेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन। खंडी भवन आपने देखा होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंट देखे होंगे, जैसे अर्थवॉर्म है, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी देखने को मिलते हैं, तो वो सेगमेंट हो गया, खंडी भवन हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन होता है, इसका नाम पूछा जाता है, तो ये कौन सा सेगमेंटेशन है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से होता है, विखंडी खंडी भवन, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल AAC ए से हो गया आपका एनालिडा, फिर हो गया ऑर्थोपोडा, फिर आपका सी से हो गया आपका कॉर्डेटा, ठीक है। तो एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, AAC, एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, ये इसके एग्जाम्पल। सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, इतना डिटेल में नहीं दिया एनसीईआरटी में, आपको भी नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उनका रहता है, मतलब कि उनके में प्रॉपर आपका एलिमेंट्री कैनाल की तरफ पैरेंक्स से सब पूरा रहेगा, एनस माउथ ये सब रहेगा जो कि कंप्लीट होते हैं, और जो इनकम्प्लीट होते हैं उसमें माउथ का रोल, जो खाना लेना इंजेक्शन वाला होता है, माउथ का ही काम इंजेक्शन वाला होता है। मतलब कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें तो क्या होता है, उसमें माउथ से खाना लिया, या सिंपल एक ऑर्गेनिज्म को भी देखो, माउथ से खाना लिया और एनस गुदा के द्वारा खाना जो है वो वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। पर जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें खाना मुंह से ही जाता है और खाना जो एज अ वेस्ट जो निकल रहा है वो मुंह से ही बाहर निकल रहा है, मतलब कि उनका खाने का पैसेज और वेस्ट निकालने का पैसेज एक ही होता है। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन को शो करते हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, जो कि आपका प्लैटीहेलमिंथस है। मतलब ऐसे याद कर लो कि प्लेट में खाना है, तो प्लेट में खाना है, अगर खाया तो चला गया अंदर, नहीं खाया तो वहीं का वहीं वो वेस्ट बन गया, सड़ गया, मतलब प्लेट में ही रहा खाना, खाया तो अंदर, नहीं खाया तो वहीं का वहीं सड़ गया, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिंथस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन था वो खत्म होता है। क्लासिफिकेशन का पोर्शन मीन्स कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हर एक लेवल पे हमने किया,
अब हम करेंगे डीपली सारे जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये लिखे हुए, जो मैं जैसे याद करवाए, इनके बारे में हम डीपली अभी पढ़ेंगे और ये आपको मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एनसीईआरटी को खोल के देखना है तो खोल के देख लो, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार। नहीं पढ़ोगे तो आपको नोट्स दूंगी, एनसीईआरटी खोलोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, और खोल लेना अच्छा रहेगा, आप खुद पढ़ोगे समझोगे क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, सही पढ़ी गलत पढ़ी। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इसी तरह से आपके लिए सारे वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।